My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we will be discussing all the 20 questions that appeared in SNAP 15th December slot, in the afternoon slot, first slot. Okay, all these questions are memory based questions and I've tried my best to give them as precisely as possible to you. Okay, and all these questions I've prepared for you with the given data. Start karte hain. So first we'll be discussing two DI questions. The first DI question, which was the very easy question, the question is saying the following pie chart shows the percentage distribution of the expenditure incurred in publishing a book. If for a certain quantity of books, the publisher has to buy rupees 42,800 as printing cost, then what will be the amount of royalty to be paid for these books? तो पेमेंट कितना है प्रिंटिंग कॉस्ट का? रुपीज 42,300 and we need to find out amount of royalty. So as per the pie chart, printing cost is 30% and royalty is 15%. ठीक है, प्रिंटिंग कॉस्ट 30% है, रॉयल्टी 15% है, जस्ट हाफ ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट, हाफ ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट है. और तो प्रिंटिंग कॉस्ट अगर 42,800 है तो हमारा रॉयल्टी कितना हो जाएगा? जस्ट डिवाइडेड बाई 2, 21,400 रुपीज विल बी द आंसर. ठीक है, 30% से हमें 100% निकालने की जरूरत नहीं है. हमें पता है 30% 15% रेशियो क्या आ रहा है, 2:1 का रेशियो है, प्रिंटिंग कॉस्ट 2:2 रेशियो है, विच विल बी इक्वल 40,800, यानी कि हाफ ऑफ दैट विल बी 21,400. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द profit as a percentage of gross traffic receipt was maximum, where profit is defined as gross traffic receipt minus total expenditure, and options are 2021, 22, 23, 24. Now this was a slightly calculation intensive question. ठीक है, डेटा में क्या गिवन है? फर्स्ट बार इज ग्रॉस ट्रैफिक रिसीट, सेकंड बार इज टोटल एक्सपेंडिचर. सो फॉर 2021 द ग्रॉस ट्रैफिक रिसीट इज 7,500 एंड टोटल एक्सपेंडिचर 6,600. ठीक है, सो बाद में क्योंकि सारे के सारे केसेस में हंड्रेड्स में ही है तो हम 75, 66 इतना वैल्यू ले लेते हैं सारे के सारे केसेस में. ठीक है, सो इफ 75 इज ग्रॉस ट्रैफिक रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर इज 66, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट विल बी 75 माइनस 66, सो दैट इज इक्वल टू 9. एंड हेंस प्रॉफिट एज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ट्रैफिक रिसीट, यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाई ग्रॉस ट्रैफिक रिसीट मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट विल बी आवर परसेंटेज. सो 9/75 फॉर 2021. For 2022, this will be 81 minus 68, 13/81. For 2023, this will be 15 upon 87. And for 2024, this will be 17 upon 98. So we have to compare these four values: 9/75, 13/81, 15/87 and 17/98. Now some of these values are very very close, तो हमें properly compare करना पड़ेगा, approximate नहीं कर पाएंगे यहाँ पे. ठीक है, 9/75 is roughly 12%, because 10% होगा 7.5, 2% होगा 1.5, तो this will be 12%. तो फर्स्ट वैल्यू तो मिल गया विच इज 12%, और लास्ट वैल्यू हमारा 17/98, दैट इज डेफिनेटली 17% से ज्यादा वैल्यू आएगा, बिकॉज 17/100 भी होता है 17%, तो 17/98 विल बी ग्रेटर देन 17%. क्या ये बात क्लियर है कि दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 17%? ठीक है, तो ऑप्शन ए 2021 तो आंसर नहीं हो सकता फॉर श्योर. ठीक है, अब बात करते हैं 13/81 का. 13/81, सो 81 इज डिविजिबल बाई 3. ठीक है, 13/81 और 15/87 को कंपेयर कर लेते हैं पहले. तो जब भी फ्रैक्शंस को कंपेयर कराना हो तो ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई. तो फर्स्ट वैल्यू बिकम्स 13 इंटू 87, सेकेंड बिकम्स 81 इंटू 15. अब कंपेयर करना है, 3 से डिविजिबल है तो 3 तो सिंप्लीफाई कर लो, यहां बचेगा 27, यहां पर जाएगा हमारा 29. 29 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 290 प्लस 87, so that is 377, and this is 270 plus 135, 405. 377 is less than 405, so 13/81 will be less than 15/87. So again 2022 भी आंसर नहीं होगा. ठीक है, इसको ऐसे भी सोच सकते थे, 13/81 रफली कितना आएगा? 81 का 10% इज 8.1. ठीक है, तो और 8.1 आ गया, बचा हमारा कितना? 4.9 बचा. 4.9 बचा, रफली 16% के आसपास का वैल्यू आएगा, बट डेफिनेटली लेस देन 17%, बिकॉज 81 इंटू 17 कितना होगा? 8 इंटू 17 कितना होगा? 17 8 13.6, तो 81 का 17% विल बी 13.6, सो दिस इज मच लेसर देन दैट, और ये वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 17 है, तो हमारा फॉर श्योर ऑप्शन बी 2022 कैन नॉट बी द आंसर. ठीक है, तो बिना कंपेयर किए भी हम इस तरह से एस्टिमेट कर सकते थे. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, अब बात करते हैं, हमें कंपेयर करना है 15/87 एंड 17/98 को. नो ये कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ब्रूटल होने वाला है, बिकॉज वैल्यूज आर वेरी वेरी क्लोज, और कुछ कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है यहाँ पे.
ठीक है, 15/87 एंड 17/98, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, तो हमें स्ट्रेट अवे इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। 15/87, 17/98, मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 100 1500 माइनस 30, सो दिस विल बी 1470, और 17 इंटू 87 कितना आएगा, 17 7 119, 9 11 कैरी हो गया, 17 इंटू 8 136 प्लस 11 1479, तो स्लाइटली इतू सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, 1470 1479, यानी कि 0.5% बड़ा है, बहुत छोटा सा बट बड़ा तो है। तो डेफिनेटली आंसर विल बी 17/98 विच इज 2024। ऑप्शन डी विल बी द आंसर बिटवीन द टू। यू कैन अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो इफ यू आइडेंटिफाइड दैट कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसको बात के लिए छोड़ सकते थे, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि तुमने एस्टिमेशन कर दिया, अप्रॉक्सीमेट कर दिया, तो ऑप्शन सी को मार्क कर दो, जो कि गलत हो जाए। क्या है, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next question. In a class of 175 students, the following data shows the number of students studying one or more subjects. Mathematics 100, Statistics 70, Economics 40. Mathematics and Statistics 30, Mathematics and Economics 28, Statistics and Economics 23. Mathematics, Statistics and Economics 18. So how many students have enrolled in Mathematics alone? Total 175 है. Question is asking how many students have enrolled in Mathematics alone. ठीक है, सो डेटा अपना प्रॉपर्ली बनाते हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो मैथमेटिक्स का नंबर इज 100, स्टैटिस्टिक्स में 70, इकोनॉमिक्स में 40, एंड आवर कंसर्न इज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव एनरोल्ड इन ओनली इन मैथमेटिक्स। सो ओनली इन मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कौन सा होगा? दिस पोर्शन। दिस पोर्शन। सो इफ वी कैन रिमूव द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम द मैथमेटिक्स सेट, तो हमें वैल्यूज मिल जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल थ्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, number of persons enrolled, number of students enrolled is 18. So this portion is 18, this is 18, and then mathematics and economics is 28. This is 28, mathematics and economics, this total is 28. तो 28 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स अलोन वाला वैल्यू मिलेगा, बिकॉज मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एम्प्लॉइज दैट दोज हु एनरोल्ड फॉर मैथमेटिक्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स, बट उनमें से कुछ ऐसे होंगे विच एनरोल्ड फॉर स्टैटिस्टिक्स एज वेल, वही तो 18 है हमारा। सो 18 सब्ट्रैक्ट करोगे, सो 10 विल बी पोर्शन हियर। Similarly, mathematics and statistics वाला नंबर है 30, so their portion is 30, this portion is 30, ये वाला portion 30 है, ठीक है, this is 30, so if this portion is 30, तो 30 minus 18, this will be 12। अब आंसर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा क्या आने वाला है, this will be 100 minus 12 plus 18 plus 10, तो 100 minus 40, तो this value will be 60, 60 आंसर आ जाएगा, 100 minus 12 plus 18 plus 10, so 100 minus 40 आंसर will be 60, option B। okay, clear? Next question. In a class, 40% of the students are boys and the rest are girls. 40% are boys and the rest, which is 60%, are girls. Among the students, 30% of the girls and 20% of the boys got fee waiver. तो कितनी गर्ल्स को मिला है? 30% गर्ल्स, तो 30% ऑफ 40%, 30% ऑफ 60%, विच आर, ठीक है, 60% गर्ल्स है, तो मान लिया हमने बॉयज है 40 यूनिट्स और गर्ल्स है 60 यूनिट्स, 40x और 60x भी मान सकते हो, हम मान लेते हैं 40 और 60 है। तो आउट ऑफ गर्ल्स 30% गर्ल्स हैव गॉट फी वेवर, तो 30% ऑफ 60x या 30% ऑफ 60 यानी कि 18x विल गेट फी वेवर। सिमिलरली 20% ऑफ द बॉयज गॉट फी वेवर, 20% यानी 1/5 बॉयज यानी कि 8x बॉयज विल बी गेटिंग फी वेवर। तो टोटल कितने को फी वेवर मिला है? 8x प्लस 18x विच इज इक्वल टू 26x, नंबर हो गया हमारा 390, और 13 से 2 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 13 टाइम्स, फिर जाएगा 15 टाइम्स, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 15, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। और फिर क्वेश्चन कह रहा है 40% ऑफ द रिमेनिंग का 40% आर एलिजिबल फॉर फी कंसेशन, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर फी कंसेशन? किसका 40%? टोटल का नहीं, रिमेनिंग का, ठीक है। सो ऑलरेडी 390 को तो फी वेवर भी मिल चुका है, तो उनका तो वैसे ही फ्री हो गया। जो बच गए हमारे स्टूडेंट्स, 26x को मिल गया है फी वेवर, बचेंगे कितने? 100x माइनस 26x, यानी कि रिमेनिंग विल बी 74x। नाउ आउट ऑफ दिस 74x 40% विल बी गेटिंग फी वेवर, ठीक है। तो कितना को फी वेवर मिलेगा? 40%, विच इज इक्वल टू 2/5, 2/5 ऑफ 74x, और x की वैल्यू है 15, तो 2/5 इंटू 74 इंटू 15, तो 5 से जाएगा 3 टाइम्स, 74 इंटू 3 इंटू 2, 74 इंटू 6, आंसर आ जाएगा हमारा 7 6 420 प्लस 24 444, दिस विल बी आवर आंसर, ऑप्शन बी
444 will be the answer. Is this part clear? ठीक है, क्या है क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 5 fruit baskets containing apple, banana, orange, peach and mango. Each basket contains one each of all the 5 fruits. यानी कि सारी की सारी बास्केट्स में 5 फ्रूट्स हैं और एक एक फ्रूट है. 1 apple, 1 banana, 1 orange, 1 peach, 1 mango. One needs to draw different fruits from different baskets. From the first basket an apple is drawn. So we know for sure that there are 5 baskets. ठीक है, and from the first fruit an apple has already been drawn. ठीक है, apple has been drawn. From the second basket a banana has been drawn. And our purpose is to draw different fruits from different baskets. So find the maximum number of attempts. Very important. हमें क्या चाहिए? Maximum number of attempts needed to draw distinct fruits from the remaining baskets. तो बची हुई बास्केट्स में भी क्या है? हर एक बास्केट में एक एप्पल होगा, एक बनाना होगा, एक ऑरेंज होगा, एक पीच होगा, एक मैंगो होगा. यही कहानी होगी बास्केट नंबर 4 में भी. एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पीच, मैंगो. और यही कहानी होगी बास्केट नंबर 5 में भी. एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पीच, मैंगो. और आवर पर्पज इज टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नीडेड टू ड्रॉ डिस्टिंक्ट फ्रूट्स फ्रॉम द रिमेनिंग बास्केट्स. जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चाहिए होंगे तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो. ठीक है, यानी कि जब जो बंदा पिक कर रहा है बास्केट से फ्रूट्स, उसकी किस्मत बहुत खराब हो, इतनी खराब हो कि हमेशा सबसे लास्ट में वो फ्रूट निकले जो कि डिजायर्ड है. ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? एप्पल और बनाना निकल चुके हैं. तो अब अगर एप्पल निकलता है थर्ड बास्केट से, जब हम फ्रूट्स ड्रॉ करेंगे, अगर एप्पल निकला तो एप्पल तो ऑलरेडी निकल चुका है. हमें चाहिए डिस्टिंक्ट फ्रूट, डिफरेंट फ्रूट. तो सबसे पहले निकलेगा एप्पल या बनाना निकल जाएगा. ठीक है, फिर निकलेगा बनाना. तो पहले 2 अटेम्प्ट्स में एप्पल और बनाना निकल गए. जो ना निकलते कोई भी और तीसरा निकल जाता पहले अटेम्प्ट में तो काम चल जाता. बट हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो. तो पहले निकाला एप्पल, फिर निकला बनाना. ठीक है, वो आंखें बंद करके निकाल रहा है. फिर थर्ड केस में उसका कोई एक थर्ड, जो भी एप्पल जो भी फ्रूट निकलेगा वो तो डिस्टिंक्ट ही होगा. लेट अस से थर्ड फ्रूट उसका निकल गया पीच. ओके, तो कितने अटेम्प्ट लगे? 3 अटेम्प्ट्स फॉर थर्ड बास्केट. नाउ फोर्थ बास्केट पे पहुंचे. अब क्या क्या हो चुका है? एप्पल निकल चुका है फर्स्ट बास्केट से, बनाना निकल चुका है सेकंड बास्केट से और पीच निकल चुका है थर्ड बास्केट से. अब फोर्थ बास्केट से अगर इनके अलावा कोई और निकल गया तब तो किस्मत अच्छी है, बट उसकी किस्मत खराब है. तो सबसे पहले उसके यही 3 निकलेंगे. ठीक है, फर्स्ट 3 अटेम्प्ट में उसका एप्पल, बनाना और पीछे निकलेगा, सीक्वेंस कुछ भी हो. इसके बाद में फोर्थ केस में लेट अस से ऑरेंज निकल गया. तो कितने अटेम्प्ट लगे? 4 अटेम्प्ट लगे. और अब हमारा ऑरेंज भी निकल चुका है. तो अब फिफ्थ बास्केट से जब वो निकालेगा तो एप्पल, बनाना, पीच और ऑरेंज पहले निकलेंगे और लास्ट में निकलेगा मैंगो, यानी कि लास्ट में निकलेगा मैंगो. तो 5 अटेम्प्ट्स फिर उसको लगे. 3 + 4 + 5 टोटल अटेम्प्ट्स नीडेड विल बी 12 एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, मिनिमम होता तो थर्ड बास्केट से निकालता, पहला ही निकालते ही उसका पीच निकल जाता. ठीक है, पीच निकल जाता पहले ही केस में ही. और फिर फोर्थ बास्केट से पहला निकालते ही या तो ऑरेंज निकल जाता है या मैंगो निकल जाता. और फिर फिफ्थ वाले से पहले में ही. तो मिनिमम अटेम्प्ट तो 3 होगा. अगर क्वेश्चन मिनिमम पूछता, मिनिमम में तो इसलिए पूछा नहीं है, मिनिमम का तो कोई सेंस ही नहीं बनता. मिनिमम तो 3 आएगा, मैक्सिमम आएगा हमारा इक्वल टू 12. ओके, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 150 books in a library which are numbered from 1 to 150. 1 to 150 books are numbered. All even numbered books belong to fiction category. All books numbered in multiples of 5 are science books. All books numbered in multiples of 7 are history books. तो find the number of total books which do not belong to any of the 3 given categories. तो all the even numbered books कितनी होगी? even numbered books हमारी 75 होगी. टोटल 3 कैटेगरीज है हमारे पास. ठीक है, इसको पहले कन्वेंशनली सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इसका स्मार्ट मेथड समझेंगे जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना चाहिए. ओके, देखो पहले तो करते हैं कन्वेंशनली इसको. सो हमारे पास 3 कैटेगरी बुक्स हैं, फिक्शन, साइंस एंड हिस्ट्री. सो ऑल फिक्शन बुक्स आर इवन नंबर्ड. तो 1 से 150 तक कितनी इवन नंबर्ड बुक्स होंगी? 75 होंगी. तो 75 आर इवन नंबर्ड. देन साइंस बुक्स आर मल्टीपल्स ऑफ 5. कितने मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे? 5, 10, 15. 150 30 इंटू 5, तो 30 बुक्स होंगी साइंस कैटेगरी. और हिस्ट्री की बुक्स हैं मल्टीपल्स ऑफ 7 में. तो 7, 7, 14, 21, 140, 147, यानी टोटल 21 बुक्स होंगी हिस्ट्री की. ठीक है, बेसिकली कैसे निकालोगे? 150 डिवाइड बाई 7, और अगर जानते हो तो इंटीग्रल फंक्शन, इंटीजर फंक्शन लगा दोगे. ठीक है, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन. ओके, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 21. क्लियर है? अब हमें चाहिए वो बुक्स विच आर फिक्शन कैटेगरी, विच बिलोंग टू फिक्शन कैटेगरी एज वेल एज साइंस कैटेगरी, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5. तो मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5 विच इज मल्टीपल्स ऑफ 10. 10 के मल्टीपल कितने होंगे? 15 होंगी. 15 बुक्स आ जाएंगी इस कैटेगरी में. ओके,
एंड सिंस कौन सी ऐसी कितनी ऐसी बुक्स होंगी विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, 7 एंड 2, यानी कि फिक्शन बुक, हिस्ट्री बुक एज वेल एज साइंस बुक, ठीक है। 2, 5 और 7 का मल्टीपल यानी कि 70 के मल्टीपल कितनी बुक्स होंगी? 2 होंगी, 70 एंड 140। तो 2 बुक्स आर फिक्शन बुक, साइंस बुक एज वेल एज हिस्ट्री बुक। तो फिक्शन और साइंस वाली अकेले कितनी होंगी? 13 होंगी, बिकॉज टोटल 15 था। सिमिलरली साइंस एंड हिस्ट्री बुक यानी कि 5 और 7 का मल्टीपल 35 का मल्टीपल 4 होंगे, 4 होंगी इन टोटल। तो 2 तो ऑलरेडी तीनों कैटेगरी में आ रहा है, तो 2 विल बी ओनली फॉर साइंस एंड हिस्ट्री, ठीक है। अब बच गया हमारा नंबर फॉर फिक्शन एंड हिस्ट्री। फिक्शन एंड हिस्ट्री यानी कि 2 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल, 14 का मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 14, दीज विल बी 10 बुक्स। सो 8 आ जाएगा यहां पे। अब यहां से सारी की सारी वैल्यूज को हम निकाल पाएंगे, ठीक है। सो बची हुई वैल्यूज क्या होंगी हमारी? टोटल था 75 फॉर फिक्शन बुक्स, टोटल इज 75, 75 minus 23, this will be 52, okay. Similarly 30 minus 17, this will be 13, और ये वैल्यू आ जाएगा 12, 21 minus 12 which is equal to 9। तो कितना टोटल नंबर आ गया हमारा? 75, 75 फिक्शन बुक, 75 प्लस 13 88 प्लस 2 90 प्लस 9 99। तो 99 बुक्स बिलोंग टू वन ऑफ दीज कैटेगरीज, belong to one of these categories. So remaining books कितनी बचेंगी? 100 minus 99 which is 51. 51 books remaining will be there. Option B will be the answer. Option B will be the answer. ठीक है। और बेटर अप्रोच क्या होता है हमारा कि हम ऐसे सोचते हैं कि ऑल इवन नंबर्ड बुक्स आर बिलोंगिंग टू फिक्शन कैटेगरी। हमें क्या चाहिए? हमारा पर्पस है दोज बुक्स, नंबर टोटल बुक्स विच डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द गिवन कैटेगरीज, ठीक है। तो 75 बुक्स तो ऑलरेडी हमारी इवन वाली हो गई, इवन हो गई, ठीक है, विच आर इवन फॉर श्योर। और इसमें से कुछ ऐसी भी होंगी जो 5 का मल्टीपल, कुछ ऐसी भी होंगी जो 7 का मल्टीपल होंगी, ठीक है। तो अब 5 का मल्टीपल बुक्स कैलकुलेट करते हैं, बट जब हम 5 का मल्टीपल बुक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इवन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इफ पॉसिबल तो हम दोज मल्टीपल्स ऑफ 5 को कैलकुलेट करें विच आर ऑड, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5 को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो कितना आएगा? देखो 5 का मल्टीपल बुक्स आएंगे हमारी टोटल विल बी 30, और 30 में से हाफ इवन होंगी, हाफ ऑड होंगी, isn't it so? हाफ इवन हाफ ऑड, बिकॉज 5 ऑड है, 10 इवन है, 15 ऑड है, 20 इवन है, हाफ इवन हाफ ऑड। तो हमारे पास 30 में से कितनी बचेंगी विच आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5? 15 विल बी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5। सो ये अभी तक काउंट हमने नहीं किया है, बिकॉज अभी तक इवन ही काउंट किया था। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5 कितना बचेगा? 15, वो और एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, ओके। अब 5 का मल्टीपल भी काउंट कर लिया हमने। अब हमें काउंट करना है 7 का मल्टीपल बुक्स दैट आर मल्टीपल 7 और ऑड हो, ठीक है, ऑड मल्टीपल्स विच आर मल्टीपल 7। तो ऐसे कितने होंगे? देखो हमारे पास टोटल आ रहा है 7, 14, तो दिस इज 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, और लास्ट में आ रहा है 7 इंटू 21। तो ऑड मल्टीपल्स वाली कितनी आएंगी हमारी? 1 से लेकर 21 तक, 1, 3, 5, 7, 21। तो 1 से लेकर 20 तक आएंगे 10 प्लस 1 11। तो 11 हमारे आ गए ऑड मल्टीपल्स ऑफ 7। ध्यान से बात को समझना, 11 आ गए ऑड मल्टीपल्स ऑफ 7, बट इसमें से कुछ होंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। कौन कौन से होंगे? आउट ऑफ दीज 11 मल्टीपल ऑफ 5 कौन सा होगा? 1 विल बी 7 इंटू 5, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ 7, बट 5 का मल्टीपल तो है, ठीक है। ऐसे ही 7 इंटू 15। सो ये दोनों हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो 11 माइनस 2 ऐड कर दोगे तो प्लस 9 आ जाएगा। 75 प्लस 15 प्लस 9, अगर ये ऐसे समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हारा आसान हो जाएगा। दिस विल बिकम 99। बाकी स्टोरी सेम ही है, 99 के बाद में 100 में से सबट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 51। क्या ये क्लियर है? बट बेस्ट मेथड क्या है? अगर तुम्हें टोशेंट मेथड पता है तो ये क्वेश्चन और इजीली सॉल्व होगा। टोशेंट मेथड क्या कहेगा कि अल्टीमेटली वी नो कि इफ वी कैलकुलेट टिल 70, तो टोशेंट ऑफ 70 क्या आएगा? टोशेंट ऑफ 70 गिव्स अस दोज numbers which are not a multiple of 2, 5 और 7, और बेसिकली फैक्टर्स ऑफ 70, नॉट ए मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स ऑफ 70, यानी कि बेसिकली नंबर्स विच आर को प्राइम टू 70, को प्राइम नंबर्स टू 70 एंड लेस देन 70। तो कितने ऐसे नंबर्स आएंगे? दिस इज गिवन बाई 70 इंटू 70 क्या होता है हमारा? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो टोशेंट ऑफ 70 इज 70 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5। अब टोशेंट मेथड को डिटेल में समझना है तो उसके लिए टोशेंट पे मैंने एक सेशन अपलोड किया है, तुम चैनल पे जाके चेक करें ना, एंड इफ पॉसिबल तो मैं लिंक भी पिन कर दूंगा, उसको जाके डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। तो 70 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 70 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 4 बाई 5। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 70 इंटू 4 बाई 5
एक सेकेंड 2 इंटू 5 इंटू 7 होगा, 5 इंटू 7 होगा। सो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे, तो 12 इंटू 2 24। तो देर आर 24 नंबर्स लेस देन 70 विच आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ एनी फैक्टर ऑफ 70। ठीक है, 24 नंबर्स ऐसे मिलेंगे हमें, किससे छोटे, 70 से छोटे। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, 150 या उससे छोटे नंबर्स ऐसे हमें चाहिए। ठीक है, तो 24 तो गए, 70 से छोटे। सेम पैटर्न रिपीट करेगा फॉर नेक्स्ट 70 नंबर्स। सो फ्रॉम 1 to 140 there will be 24 plus 24 48 such numbers which are neither a multiple of 2 nor a multiple of 5 nor a multiple of 7। बट अभी 150 तक हमें पहुंचना है। ठीक है, तो अब 141 से लेकर 150 तक हमें मैनुअली इस चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, 140 तो मल्टीपल ऑफ 7 भी है, मल्टीपल ऑफ 5 भी है और मल्टीपल ऑफ 2 भी है। 141 हमारा किसी का भी मल्टीपल नहीं होगा, बिकॉज नेक्स्ट मल्टीपल 5 का कब मिलेगा, 5 के बाद में, 5 नंबर्स बाद में 145 पे मिलेगा। नेक्स्ट मल्टीपल 7 का कब मिलेगा, 147 पे मिलेगा। 2 के तो हर अल्टरनेट पे मिलता जाएगा। तो 141 हमारा नीदर will be divisible by 2 nor by 5 nor by 7। 142 इवन हो गया, 143 divisible by neither, 145 divisible by 5, 147 divisible by 7, तो 149 will be next number। तो 3 more numbers will be there। 48 plus 3 answer will be 51। क्या ये पार्ट क्लियर है? 48 plus 3 आंसर ऑफ दिस केस विल बी 51। ठीक है, जब ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, जैसे इस केस में है, नन ऑफ दीज ऑप्शन भी नहीं गिवन है। अगर एग्जाम में नन ऑफ दीज ऑप्शंस गिवन नहीं था, ऑप्शंस बहुत सफिशिएंटली दूर दूर थे, बिकॉज ये दीज ऑप्शंस आर क्रिएटेड बाय मेमोरी, सो नॉट नेसेसरली ये एग्जाम के ऑप्शंस होंगे, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स 51, बिकॉज 51 इज द करेक्ट आंसर। तो उस केस में तुम एस्टिमेट करने के लिए डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो कि 150 इंटू 1/2 इंटू 6/7 इंटू 4/5 कर लो। बट ये सिर्फ और सिर्फ तब करना है व्हेन ऑप्शंस आर सफिशिएंटली अवे। ठीक है, अदरवाइज दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। करेक्ट अप्रोच यही है जैसे अभी सॉल्व किया, और इससे हमेशा सही आंसर आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्री टिकट एट अ म्यूजियम वाज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 5:7 ड्यू टू विच फुटफॉल्स फेल इन द रेशियो 9:7। व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन इन रुपीज इफ द डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक वाज रुपीज 3,60,000। सो एंट्री टिकट का प्राइस हमारा इंक्रीज किया है, पहले 5 था, अब हो गया 7, 5 से 7 रेशियो में चेंज आया है। फुटफॉल हैज डिक्रीज्ड, पहले 9 यूनिट था तो अब हो गया 7। तो प्राइस इंटू फुटफॉल, डेली कलेक्शन क्या होगा, प्राइस इंटू फुटफॉल, तो 5 इंटू 9 पहले था 45, नाउ दिस इज 7 इंटू 7 49। तो 45 से अब हो गया है 49, और 45 की वैल्यू कितनी है, 3,60,000 या 360,000। तो 1 की वैल्यू क्या है, 45 की है 360,000, तो 1 की हो जाएगी 8,000। 1 यूनिट विल बी 8,000, 45 8 360। ठीक है, तो 1 की आ जाएगी 8,000। सो 49 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49 इंटू 8,000, 15 टू 1000 होता है 4 लाख, 4 लाख माइनस 8,000 विल बी 392,000। आंसर विल बी 392,000। क्या है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a farmer has a lot of apples. If he puts 16 apples per basket, 12 apples are left. If he puts 24 apples per basket, 20 apples are left. If he puts 25 apples per basket, 21 apples are left. And if he puts 30 apples per basket, 26 apples are left. ठीक है, तो एवरी टाइम क्या हो रहा है, 16 एप्पल्स बास्केट में पुट किए, 12 एप्पल्स बच गए, तो 16 और 12 में डिफरेंस कितने का है, 4 का है, 4 लेसर एप्पल्स बचे हैं। यानी कि अगर 4 एप्पल और होते तो फिर सारे के सारे एप्पल्स बास्केट में आ जाते और कोई भी एप्पल्स हमारे पास बचते नहीं। Isn't it so? तो एप्पल्स आर 4 लेस देन ए मल्टीपल ऑफ 16। ठीक है, 16 के मल्टीपल से 4 लेस है। ठीक है, सिमिलरली इफ ही पुट्स 24 एप्पल्स पर बास्केट, 20 एप्पल्स आर लेफ्ट। अगेन 4 एप्पल्स कम बचे हैं, 4 एप्पल्स कम बचे हैं, तो अगर 4 एप्पल्स और होते तो फिर बास्केट्स में हमारे सारे के सारे एप्पल्स आए थे और कोई भी एप्पल हमारा बचता नहीं, तो 24 के मल्टीपल से भी 4 लेस है। सेम फॉर 25 के मल्टीपल से भी 4 लेस है, 25 21 4 लेस है, और 30 से भी 4 लेस है, तो 30 के मल्टीपल से भी 4 लेस है। सो एज सच इफ वी टेक द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ऑल दीज वैल्यूज 16 24 25 एंड 30, ठीक है, और उसमें से 4 लेस कर दें तो विल गेट द आंसर, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, सो आवर आंसर शुड बी एलसीएम ऑफ 16 24 25 30। अगर जनरल आंसर की बात करें तो एलसीएम लेके, एलसीएम का कोई मल्टीपल हो, ठीक है, एलसीएम का एनी मल्टीपल एंड मल्टीप्लाइड -4, सो दिस शुड बी अवर जनरल आंसर। मिनिमम आंसर क्या होगा, व्हेन k इज इक्वल टू 1, दिस विल गिव अस मिनिमम आंसर। हमें चाहिए मिनिमम, तो बस एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या आएगा, 16 24 25 30, यानी कि 8 इंटू
3 का मल्टीपल इंटू 2, नहीं एक्स एंड 2 तो हो गया है, 8 3 एंड 25, ठीक है, 8 इंटू 3 इंटू 25, क्लियर है। 16 भी तो है, तो हाँ 2 का मल्टीपल और एक आना चाहिए, 2 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 25, दिस शुड बी द आंसर। 16 इंटू 75, दिस विल बी 1200 and 1200 minus 4, our answer will be 1196. 1196 will be the answer. Option C will be the answer. क्या है, क्लियर है? ओके एंड ऑप्शंस अगेन आई हैव क्रिएटेड सम ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। तो एग्जाम में ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि इन क्वेश्चंस को इस तरह से क्रिएट करने का पर्पज ये है कि तुम एग्जाम अल्टीमेटली कुछ लोग सॉल्यूशन के लिए देखोगे, बट बाकी लोग तो इसको एनालिसिस के लिए देखोगे, या नेक्स्ट ईयर देखोगे, या बाद में देखोगे, एनालिसिस के लिए समझने के लिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसा डिफिकल्टी लेवल था, तो प्रॉपरली उस क्वेश्चन को फ्रेम करना सो दैट तुम बाद में जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो तो बेस्ट अप्रोच से सॉल्व कर सको और अच्छे से क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर सको, ठीक है। इसलिए आई क्रिएटेड दोज क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ऑप्शंस को भी क्रिएट किया है सो दैट ऑप्शंस के बीच में भी ट्राई कर सको और ऑप्शंस में भी कहीं पे अटक सको। फॉर एग्जांपल अगर 600 तुम मार्क कर देते हो, 600 माइनस 4 ऑप्शन 496, 596 शुड ऑल्सो बी देयर। अब एग्जाम में था कि नहीं था, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर इज अ 300 फीट हाई टावर। ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में आई हैव कंसर्न कि एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या था, क्योंकि ड्रोन उड़ रहे हैं, ड्रोन एयर में उड़ेंगे, एक 300 फीट का हाई टावर है, तो एक्जैक्टली क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था, क्योंकि लैंग्वेज जो एट बेस्ट अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को क्रिएट किया है, बट थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी हो सकता है क्वेश्चन में। आंसर तो मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए, बट द पॉइंट इज कि अगर तुम्हें डिस्क्रिपेंसी लगता है कहीं पे और तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ और बेटरमेंट था तो कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कोई चीज़ करेक्ट होना चाहिए, तो मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा। तो सेशन देखने के बाद में एक बार कमेंट में जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। इफ देयर विल बी एनी करेक्शन व्हाटसोएवर आई विल मेंशन दैट इन द कमेंट्स एज वेल, ठीक है। सो यहाँ पे 3D मेंसुरेशन तो नहीं, 3D हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, जहाँ पे कि 3D पर्सपेक्टिव तुम्हें समझ में आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 300 फीट हाई टावर है, and on the north of the tower there is a drone making an angle of elevation of 30 degrees. On the east side of the tower there is another drone making an angle of 45 degrees. Find the shortest distance between the two drones considering both of them as point objects. ठीक है, सो एक हमारे पास टावर है 300 फीट का, ठीक है। लेट अस से दिस इज हाइट ऑफ दैट 300 feet height of that tower. Now, one drone is on the north side, other drone is on the east side. ठीक है, सो वन इज ऑन द नॉर्थ साइड। अब नॉर्थ को हम बनाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि 3D में बनाना है हमें फिगर को, तो नॉर्थ को थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। दिस इज नॉर्थ और 90 डिग्री के एंगल पे दिस इज अवर ईस्टर्न साइड, ओके। ऑन द नॉर्दर्न साइड द ड्रोन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्रीज। सो इफ दिस इज द ड्रोन, the angle of elevation is 30 degrees. This angle is 30 degrees and obviously this angle is here is 90. ये एंगल 90 डिग्री पे है क्योंकि हमारा टावर खड़ा है और उसके नॉर्थ में ड्रोन है एक, ठीक है। सो 30 डिग्री का एंगल है, और अगर 30 का एंगल है 30 60 90 वाला ट्रायंगल बनेगा। हाइट एंड डिस्टेंस तो दो ही पॉपुलर ट्रायंगल है, 30 60 90 और 45 45 90, ठीक है। तो 30 के सामने वाला साइड अगर हमारा 1 यूनिट होगा, स्मॉलेस्ट साइड होगा, तो 60 के सामने वाला साइड क्या होगा, √3 यूनिट होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा 2 यूनिट्स, तो 1:√3:2 ये रेशियो होगा, ठीक है। 30 के सामने वाला साइड हमारा 300 है, तो बेस हमारा क्या होगा, बेस 60 के सामने वाला साइड होगा, यानी कि बेस होगा 300 √3 टाइम्स ऑफ हाइट, ठीक है। अब सेकेंड वाला जो हमारा ड्रोन है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। So this drone here, this will be making an angle of 45 degrees. Okay, this angle will be 45 degrees. और ये वाला एंगल भी राइट एंगल होगा, ठीक है। 45 45 90 वाला ट्रायंगल और 45 45 90 तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो टू एंगल्स ऑफ 45, थर्ड एंगल इज 90, तो साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1:2 सो जो हमारा टावर का हाइट होगा वही सेम हमारा बेस लेंथ भी होगा, यानी दिस विल ऑल्सो बी 300। Question is asking shortest distance between the two drones considering both of them as point objects. Shortest distance between these two drones, drone 1 and drone 2. So this will be the shortest distance. अब हमारा फोकस क्या होना चाहिए, द राइट एंगल ट्रायंगल जो बेस पे बन रहा है, ठीक है। वन साइड इज 300 √3, अदर साइड इज 300,
दिस इज 300, दिस विल बी 300 रूट 3. सो 1:√3 का रेशियो है, तो क्लियरली 30, 60, 90 वाला ट्रायंगल ही है. दिस एंगल विल बी 30, दिस विल बी 60. तो 90 के सामने साइड क्या होगा, 600 होगा, डबल होगा. अदरवाइज पाइथागोरस लगा के निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे. 300, 300 रूट 3 स्क्वायर करोगे, 300 तो कॉमन ही आ गया एक तरह से, 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 4 आ गया, रूट करोगे तो 300 रूट 4 यानी कि 300 × 2 600 आंसर आ जाएगा. बट 30, 60, 90 वाले ट्रायंगल देख लोगे तो क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा. अदरवाइज कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेशन में अपना टाइम बढ़ा भी सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कैसे कैलकुलेट कर रहे हो. ओके, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्लियर है? ठीक है, आंसर इन दिस केस विल बी 600. द ओनली कंसर्न इन दिस क्वेश्चन इज कि देखो टावर है हमारा और ड्रोन्स जमीन में तो नहीं रहेंगे ना, ड्रोन तो फ्लाई कर रहे होंगे, तो फ्लाई कर रहे होंगे किसी हाइट पे फ्लाई कर रहे होंगे. तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या मेंशन था, थोड़ा सा अजीब है उस मामले में, डिपेंड करता है. तो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना कि तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन का एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या था, करेक्ट लैंग्वेज क्या था. ठीक है, नेक्स्ट वन. Simple interest on a certain principal at a rate of 8% per annum for 4 years is rupees 44,000 more than compound interest at the rate of 10% per annum compounded annually for 2 years. तो principal amount क्या होगा? Simple interest on a certain principal at the rate of 8% per annum at the rate of 8% for 4 years. तो क्या हो जाएगा simple interest हमारा? 8% of 4 years 32% of principal. Similarly, compound interest के केस में 10% per annum for 2 years. सो ये हो जाएगा 10% प्लस 10% सक्सेसिव चेंज, 10% प्लस 10% प्लस 1% यानी कि 21% ऑफ प्रिंसिपल. दिस विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. सो 32% ऑफ प्रिंसिपल एंड 21% ऑफ प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन देम विल बी 11% ऑफ प्रिंसिपल. तो 11% ऑफ प्रिंसिपल इज गिवन एज इक्वल टू 44,000. सो 11 4s are 44,000, 4,000 will be 1%, तो प्रिंसिपल विल बी 4 lakhs. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. प्रिंसिपल विल बी 4 lakhs. ठीक है, क्लियर? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन. There are some candies in a bowl. Ina took 1/4 of the candies and then returned one to the bowl. Meena took 1/5 of the remaining candies and takes out 2 more. Dika took half the remaining candies and returns 2. If there were 11 candies left in the bowl, find the initial number of candies. Initial number of candies क्या होगा? Now एक तो अप्रोच है इस क्वेश्चन में, बैक ट्रैकिंग करके सॉल्व कर लो. दूसरा है ऑप्शंस जैसे गिवन है, तो ऑप्शन से भी तुम सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन क्या कह रहा है, इना टुक 1/4 ऑफ द कैंडीज एंड देन रिटर्न 1. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 4x कैंडीज थी, तो इना टुक x एंड देन रिटर्न 1. तो x लेने के बाद बचेंगे 3x, बट फिर 1 उसने वापस रख दी, तो 3x + 1 बचेगा. एंड नाउ मीना टुक 1/5 ऑफ द कैंडीज, तो 3x + 1 दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 5, तभी तो 1/5 ले पाएगी मीना. ठीक है, तो दिस वैल्यू शुड बी मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है, यानी कि बेसिकली 48 में से 1/4 हम सबट्रैक्ट करें और फिर 1 ऐड करें, तो देखें कि हमारा 5 का मल्टीपल हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. अगर नहीं मिल रहा है तो 48 कैन नॉट बी द आंसर. तो 48 minus 12 which is 1/4 of 48 plus 1, so this will be 48 minus 11 which is 37. So this cannot be the answer because this is not a multiple of 5. Similarly 32 minus 8 plus 1, तो 32 minus 7 which is 25, so this is a multiple of 5. पॉसिबल है आंसर, बट जरूरी नहीं है कि ये आंसर हो, बाकी को भी चेक करना पड़ेगा. 36 minus 9 plus 1, 36 minus 8 is 28, cannot be the answer. 44 minus 11 plus 1, तो 44 minus 10 this is 34, not a multiple. तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही मल्टीपल मिल रहा है, ऑप्शन बी मस्ट बी द आंसर. कुछ भी और आंसर इसके अलावा नहीं हो सकता, ऑप्शन बी ही आंसर होगा. क्या ये क्लियर है? अदरवाइज बैक ट्रैकिंग करोगे तो 11 बची है लास्ट में, 11 कैंडीज आर रिमेनिंग फाइनली. ठीक है, एंड डीका ने क्या किया, डीका टुक हाफ द रिमेनिंग कैंडीज एंड रिटर्न्स 2. शी टुक हाफ द रिमेनिंग कैंडीज एंड रिटर्न्स 2. ठीक है, तो 2 और वापस रख दी. तो अगर उसने 2 वापस नहीं रखी होती तो पहले कितनी बचेंगी, 11 minus 2, लेकिन 9 will be remaining after Dika took half the remaining candies. तो 9 will be remaining, तो 9 plus 9, 18 must have been the candies before Dika took the candies. Before Dika took the candies 18 candies होंगी. अब फिर मीना ने लिया है, मीना ने क्या किया, took 1/5 of the remaining and takes out 2 more. 2 extra she had taken, तो 18 plus 2 20 रही होंगी. और 20 भी कब रही, जब उसने ऑलरेडी ले ली थी 1/5, यानी कि 4/5 जब बची थी, तो 4/5 की वैल्यू है 20,
तो टोटल की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 5 25. 25 will be candies before Meena took the candies. Now Ina took 1/4 of the candies and they returned 1 to the bowl. तो 25 minus 1 because एक और उसने वापस रख दी, तो 24 is 3/4 of the total candies. तो टोटल कैंडीज हमारी हो जाएगी 24 into 4/3 which will be 32. So 32 must be the answer. क्या क्लियर है? ठीक है, 32 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ शॉपकीपर सेल्स सम टेंडर कोकोनट, watermelon and papaya to 302 persons. The details are as follows. 7 persons bought both papaya and watermelon, 12 persons bought both coconut and papaya, 9 persons bought both coconut and watermelon, and 3 persons bought all the 3 fruits. How many persons bought exactly one type of fruit if each person purchased at least one type of fruit? So a shopkeeper is selling some coconut, some watermelon and some papaya. ठीक है, टोटल पर्सन्स कितने हैं? 302. आउट ऑफ 302 7 पर्सन्स बॉट पपाया वाटरमेलन, 12 कोकोनट पपाया, 9 कोकोनट एंड वाटरमेलन. तो फटाफट से वेन डायग्राम बनाते हैं बस, और क्या. कोकोनट, वाटरमेलन एंड पपाया एंड 3 पर्सन्स बॉट ऑल द 3. सबसे पहले फिलअप करो जिन्होंने सारी परचेज किया है. 3 बॉट ऑल द 3 एंड 7 बॉट पपाया एंड वाटरमेलन. तो 7 पपाया एंड वाटरमेलन, जिसमें कि 3 को ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं, तो 4 बचे हमारे विच हैव बॉट ओनली पपाया एंड वाटरमेलन. ठीक है, ओनली पपाया एंड वाटरमेलन. 12 बॉट कोकोनट एंड पपाया, तो 12 इज टोटल फॉर कोकोनट एंड पपाया. तो 12 minus 3 9 विल बी कोकोनट एंड पपाया ओनली. 9 बॉट कोकोनट एंड वाटरमेलन, तो आउट ऑफ 9 6 आर कोकोनट एंड वाटरमेलन ओनली. नाउ द क्वेश्चन आस्किंग एग्जैक्टली 1. ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 और 3 वाले तुमने फाइंड आउट कर लिए, एग्जैक्टली 1 वाले होंगे बचे हुए 302 माइनस एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं? 6 प्लस 9 प्लस 4, तो 9 4 13 प्लस 6 19, तो माइनस कर दो 19. दीज आर एग्जैक्टली 2 वाले केस, और एग्जैक्टली 3 वाले 3 हैं, तो -3. सबट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा एग्जैक्टली 1 वाले, क्योंकि एवरी पर्सन हैज परचेज्ड एट लीस्ट वन टाइप ऑफ फ्रूट. तो 302 minus 22 विल बी 280. 280 will be the answer. Option D. Okay. ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्लियर. Next question. In a test, the average score of 90 students is 160. The difference between highest and lowest score is 188. If the 2 students scoring the highest and lowest are excluded, the average score of the remaining students would decrease by 2. Find the lowest score. तो 90 students का average कितना है? 160. And if 2 scoring highest and lowest are excluded, तो बचे हुए students का average score decreases by 2. यानी कि average score of 88 of the remaining will be 158. So for 2 of these students who have scored highest and lowest, क्या वैल्यू आएगा highest plus lowest का? देखो, अगर हमारा 88 स्टूडेंट्स का एवरेज भी 160 रहता, इफ एवरेज ऑफ 88 स्टूडेंट्स वाज आल्सो 160, तब फिर डेविएशन कितना आता? 0 का डेविएशन होता. यानी कि अगर 88 का एवरेज भी हमारा 160 रहता, तो बचे हुए 2 का एवरेज भी 160 होता. Isn't it so? तो बचे हुए 2 का एवरेज 160 होता, तो सम क्या होता? सम होता 160 into 2. ये तो तब होता जब देयर वाज नो डेविएशन. When the average of 90 students was 160 and average of 88 students was also 160, but that is not the case. 88 students का average is 158, which is 2 lesser. तो अगर average 2 lesser है, तो हमारा डेविएशन कितना होगा? 2 lesser है average for 88, तो -2 into 88, यानी कि देयर सम विल बी -2 into 188, -2 into 88. ठीक है, तो अगर सम में डेविएशन हमारा आ रहा है -2 into 88 का टोटल डेविएशन, तो एवरेज हमारा 160 तभी आएगा जबकि डेविएशन फॉर दीज 2 स्टूडेंट्स विल बी हायर बाय 2 into 88. So their sum will be +2 into 88. तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का सम आ गया हमारा 160 into 2 +2 into 88. ऑल्सो वी नो दैट हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर का डिफरेंस इज 188. तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, दिस इज इक्वल टू 188. दिस इज 188. ठीक है, अब या तो अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या है? लोवेस्ट स्कोर चाहिए. तो सबट्रैक्ट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को. सो हाईएस्ट कैंसिल हो जाएगा. 2 times the lowest score will be equal to 160 into 2, यानी 320 plus 2 into 88 minus 188. ठीक है, तो 360 minus 100, 320 minus 100 is 220, और 220 plus 88, तो this will be 308. So lowest will be 154. देखो, एक तरीका इजीली कैलकुलेट कर ही लोगे, बट पॉइंट ये है कि 188 को सबट्रैक्ट करो तो 100 और 88 में सबट्रैक्ट करो, ज्यादा बेटर है.
320 minus 100 is 220 और 2 times 88 minus 88 will be 88, तो 308 will be the value. क्लियर है? ठीक है, अब ये तो हो गया अगर तुम्हें डेविएशन चीजें प्रॉपर्ली समझ में आ रहा था। इक्वेशन में आगे करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे और तब कैसे इजीली सॉल्व करोगे उसको भी देख लेते हैं कि फॉर 90 स्टूडेंट्स हमारा कितना है, एवरेज है 160, तो सम आ जाएगा 90 इंटू 160. ओके, नाउ फॉर 88 स्टूडेंट्स जब हमने 2 स्टूडेंट्स को रिमूव कर दिया तो एवरेज कितना आ रहा है हमारा, एवरेज आ रहा है 158 का, बिकॉज 2 से रिड्यूस हो जा रहा है. 88 इंटू 158 प्लस हाइएस्ट प्लस लोवेस्ट का सम कितना आएगा वो तो देखना है हमको, बट ये पता है कि हाइएस्ट माइनस लोवेस्ट इज 188, तो हाइएस्ट इज इक्वल टू लोवेस्ट प्लस 188, तो लोवेस्ट आएगा सम और हाइएस्ट हो जाएगा लोवेस्ट प्लस 188, ये सम आ जाएगा बचे हुए 2 का. अब 88 इंटू 158 को तुम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ध्यान से समझना. 90 को ब्रेक कर दो 88 इंटू 160 में, तो हो जाएगा 88 इंटू 160 माइनस 88 इंटू 158 प्लस 2 इंटू 160, और दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स लोवेस्ट प्लस 188, सो दिस बिकम्स 88 इंटू 2. ठीक है, यानी 88 प्लस 88 प्लस 320 और माइनस करोगे फिर ये 188 लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाके, तो दिस इज 2 टाइम्स द लोएस्ट स्कोर. तो 88 माइनस 188 विल बी माइनस 100, तो 320 प्लस 88 408 माइनस 100 308 इज इक्वल टू 2 टाइम्स द लोएस्ट. सो लोएस्ट आ जाएगा इक्वल टू 154. क्या ये समझ पा रहे हो? अननेसेसरली हमें मल्टीप्लाई नहीं कर देना है कि यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इधर मल्टीप्लाई कर दो फिर क्वेश्चन अपने लिए इतना मुश्किल कर दो कि उसको सॉल्व करने में फिर और टाइम वेस्ट करो. तो हमेशा कैलकुलेशन सिंपल रखना है. एवरेज वाले क्वेश्चन में स्पेशली हमेशा ऐसा ही केस बनेगा, हमेशा तुम चीजों को ब्रेक कर पाओगे. ऑलवेज यू विल बी एबल टू ब्रेक अगर प्रॉपर्ली चीजों को समझा है और ढंग से क्वेश्चन बनाया है तो. ठीक है, ओके, क्या ये समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ शॉपकीपर परचेज्ड अ बॉक्स ऑफ पेन्स एंड अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स ईच कॉस्टिंग ₹50. तो हमारा कॉस्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस फॉर बॉक्स ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स फॉर बोथ इज ₹50. He doubles the price of the box of pens and then gives a 10% discount. तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, he doubles the price of box of pens, यानी कि मार्क प्राइस will be 100 for pens and he gives a discount of 10, तो 10 का डिस्काउंट दे रहा है, so selling price will be 90. And for box of pencils he triples the price of the box of pencils, यानी कि box of pencils का प्राइस हो जाएगा 150 and then gives a discount of 15%. 15% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, -22.5, so this will be 127.50. Now question is asking find the ratio of the selling prices. रेशियो ऑफ 90 एंड 127.5, पहले डबल कर दो तो आ जाएगा, डबल करने में वैल्यू आ जाएगा 180, 255. रेशियो क्या आएगा, 5 से डिवाइड करोगे या 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड करोगे दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 17, 12 से 17. ठीक है, रेशियो क्या आएगा 12/17 विच विल बी रफली 17,6,108. क्या कर रहा हूँ, 17,6,102, 17,7,119, तो 0.7 टाइम्स आएगा वैल्यू, 0.7 के आसपास. ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. ठीक है, 0.7 के आसपास वैल्यू आएगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन MBA सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स इज 7:2. सिलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स का रेशियो आ रहा है हमारा 7:2. इफ 200 कैंडिडेट्स लेस हैड अप्लाइड, अब अप्लाइड क्या होगा, दोनों का टोटल होगा, 7 + 2 यानी 9 यूनिट्स होगा. इफ 200 कैंडिडेट्स लेस हैड अप्लाइड एंड 30 कैंडिडेट्स लेस वर सेलेक्टेड, तो रेशियो बिकम्स 4:1. रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड बिकम्स 4:1. बट एक बात बताओ कि अगर टोटल 200 लेस ने अप्लाई किया है, 30 लेस सेलेक्ट हुए, तो अनसेलेक्टेड में क्या डिफरेंस आया होगा भाई, 200 लेस ने अप्लाई किया है, ठीक है, 30 लेस सेलेक्ट हुए हैं, तो बचे हुए 170 कहां गए, 170 गए होंगे, अनसेलेक्टेड में कम हुए होंगे. सो यानी कि अनसेलेक्टेड में 170 का रिडक्शन आया होगा. क्या ये क्लियर है? क्योंकि अगर ये बात क्लियर है तो बस अब काम खत्म. 7x और 2x मान लिया, तो 7x - 30 अपॉन 2x - 170, दिस रेशियो इज 4/1. क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7x - 30 बिकम्स इक्वल टू 8x - 580 680, 8x - 680. So x becomes equal to 650. और क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन हैज आस्क्ड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट अप्लाइड फॉर द प्रोसेस. ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स दैट अप्लाइड फॉर द प्रोसेस. ओके, टोटल कितना होगा, x इज 650, तो 9x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 × 650, तो 6500 - 650, सो दिस विल बी 5850. 5850 विल बी द आंसर. ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा. बाकी नहीं सच क्वेश्चन ऑलवेज ऑब्जर्व कि अगर स्टूडेंट्स का रेशियो सिलेक्टेड अनसेलेक्टेड का रेशियो आ रहा है 7:2,
अप्लाइड का रेशियो है 9, यानी कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर, वो भी क्लियर है। तो 9 का मल्टीपल अगर नहीं मेंशन होगा, जैसे 4350, दिस इज नॉट अ मल्टीपल, दिस कैन नॉट बी द आंसर। 4950 इज अ मल्टीपल, दिस कैन बी द आंसर। 5350 नॉट अ मल्टीपल, कैन नॉट बी द आंसर, यानी कि ऑप्शन बी और सी डी में से कोई एक आंसर होगा। तो एग्जाम में कई बार ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारे सारे ऑप्शन इसी से एलिमिनेट हो जाए, मल्टीपल ऑफ 9 ही ना बचे कोई, सिर्फ एक के अलावा, एक तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमेशा इंटीजर में होंगे, ठीक है, हमेशा नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अब हम वाटर और मिल्क को मिक्स कर रहे हैं, तो वहां पे जरूरी नहीं है, वहां पे इंटीजर होना जरूरी थोड़ी है, बट स्टूडेंट्स तो हमेशा इंटीजर में ही होंगे ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 4.5 स्टूडेंट्स हो जो सिलेक्टेड हुए, तो हमेशा इंटीजर में ही होगा वैल्यूज। तो ऐसे केसेस में हमेशा ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ अ कार इज 70 सेंटीमीटर. If speed of the vehicle is 66 km per hour, then find number of revolutions per minute completed by each wheel. तो स्पीड आ रही है हमारी 66 किलोमीटर पर आवर, तो अगर पर आवर आ रही है 66 किलोमीटर, 66,000 मीटर्स, ओके, 1000 मीटर्स पर आवर, तो पर मिनट कितना होगा, डिवाइड बाई 60 कर दोगे, दिस इज मीटर पर मिनट। ओके, मीटर्स पर मिनट, तो ये वैल्यू कितना आ गया हमारा, दिस कम्स आउट टू बी 1100 मीटर पर मिनट। क्वेश्चन आस्किंग रिवॉल्यूशंस पर मिनट, यानी कि पेरीमीटर निकालना है हमें, सर्कमफरेंस निकालना है। सर्कमफरेंस कितना आएगा, 70 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर 70 है, तो रेडियस आ जाएगा हमारा इक्वल टू 35, रेडियस 35 आ गया। सो सर्कमफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एंड 2 इंटू 22/7 इंटू 35, 220, सर्कमफरेंस आ गया 220, बट ये आया है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आया, रिवॉल्यूशंस मान लेते हैं n है, तो एक रिवॉल्यूशन में दिस विल बी डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू सर्कमफरेंस, तो 220 इंटू एन, बट ये सेंटीमीटर में, तो इसको करोगे 220 इंटू एन और डिवाइड करोगे 100 से, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सो दिस शुड बी इक्वल टू 1100, ठीक है। 220 से 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 इंटू 100, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस एन विल बी इक्वल टू 500, एन विल बी इक्वल टू 500, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ओके। और हमेशा जब भी सर्कल में हम बात कर रहे हैं, तो इफ रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सो सर्कमफरेंस विल बी 44 सेंटीमीटर इन दैट केस, ठीक है। 7 यूनिट्स है रेडियस, तो सर्कमफरेंस हमारा 44 होगा, ठीक है, बिकॉज दिस विल बी 2 पाई आर, तो हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो 44 वैल्यू आ जाएगा। बट ये इसलिए समझ में, अगर याद रखोगे इस चीज को 744 को, तो अगर हमें 35 मेंशन्ड है तो 5 टाइम्स होगा, 44 इंटू 5, दिस विल बी 220, एरिया विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट एरिया के केस में क्या होगा, अगर 5 टाइम्स है तो एरिया हो जाएगा हमारा इंटू 5 स्क्वायर, 154 इंटू 5 स्क्वायर, ओके, क्या ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीन ऑपरेट्स सच दैट इफ यू प्रेस ए इट एड्स अ बोल्ट, इफ यू प्रेस बी इट एड्स अ स्क्रू, इफ यू प्रेस सी इट एड्स अ नट, एंड इफ यू प्रेस डी इट रिमूव्स अ बोल्ट एंड अ स्क्रू. If there were no items to start with, how many items are left after you press following commands in the sequence? That is the question. ठीक है, if you press A, a bolt is added. If you press B, a screw is added. If you press C, a nut is added. But if you press D, तो क्या होता है, a bolt and a screw is removed. A bolt is removed and a screw is removed. हमसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइटम्स पूछ रहा है, और फर्क नहीं पड़ता है कि बोल्ट है, स्क्रू है, नट है, नंबर ऑफ आइटम्स पूछ रहा है। तो ए के केस में क्या हो रहा है, 1 आइटम इज बीइंग एडेड, इफ यू प्रेस बी 1 आइटम इज बीइंग एडेड, इफ यू प्रेस सी 1 आइटम इज बीइंग एडेड, इफ यू प्रेस डी 2 आइटम्स आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड। तो ए बी सी को साथ में कैलकुलेट कर लो और डी को फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेना। ए बी सी के केस में 1 ऐड हो जाएगा और डी के केस में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कितने ए बी सी है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो 19 आर ए बी एंड सी, 19 इंटू +1 हो गया, और डीज कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो -4 इंटू 2, सो 19 - 8, आंसर विल बी 11, 11 विल बी द आंसर, क्लियर है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सबको एक साथ ऐड कर लेते, ABCD सबको ऐड कर लेते, और क्योंकि हम उस केस में डी के लिए भी 1 ऐड किया होता, तो डी में फिर जितने डी होते उतने टाइम्स -3 सब्ट्रैक्ट कर देते। तो स्टार्ट में हम ऐड कर लेते हैं, कितने हमारे सारे के सारे वैल्यूज कितनी आ रही हैं,
देखो 4 4 में ऐड कर लो, AC BC 4 4 8 4 12 4 16 4 20 3 23 23 तो हमने ऐड कर लिया, बट नंबर ऑफ डीज जितने होंगे इंटू 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, बिकॉज सारे के लिए हमने 1 ऐड किया है, 23 इंटू 1 कर दिया है, जबकि डी के लिए -2 करना था, तो +1 हम कर चुके हैं, -2 करना है तो -3 करना पड़ेगा डी के लिए, तो -4 इंटू 3, सो दैट्स बी 23 -12 दैट इज इक्वल टू 11। जैसे भी कंफर्टेबल हो, दोनों ही तरीके एकदम सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काजल, जाकिर एंड दिनेश आर वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट, काजल एंड जाकिर कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 24 days, they are taking 24 days, and Zakir and Dinesh can complete the same project in 30 days, and Dinesh and Kajal can complete the same project in 40 days. 24 30 40 एलसीएम आ जाएगा हमारा इक्वल टू 120। तो काजल और जाकिर का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा क्यूमुलेटिव 120/24 5 आ जाएगा, जाकिर और दिनेश का 4 आ जाएगा, और दिनेश एंड काजल के लिए 3 आ जाएगा। तो टोटल काजल, जाकिर और दिनेश का एफिशिएंसी कितना होगा? इफ यू ऐड ऑल दीज 3 एफिशिएंसीज, 5 + 4 + 3 9, 5 + 4 + 3 12 आ गया, बट 2 टाइम्स काजल 2 टाइम्स दिनेश प्लस 2 टाइम्स जाकिर, तो डिवाइड बाय 2 करोगे यानी कि 6 एफिशिएंसी आ जाएगा फॉर काजल, जाकिर एंड दिनेश, तीनों का मिला के आ गया। अब यहां से इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल पाओगे, तो काजल की एफिशिएंसी कितना होगा? दिनेश प्लस जाकिर का एफिशिएंसी है, जाकिर प्लस दिनेश का एफिशिएंसी है 4, तो काजल का एफिशिएंसी आ जाएगा 2। जाकिर का एफिशिएंसी कितना आएगा? ऑर्डर में निकालना है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें ऑर्डर में ही आंसर चाहिए, ठीक है। सो जाकिर का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? काजल और दिनेश का एफिशिएंसी 3 है, जाकिर का एफिशिएंसी 3 आ जाएगा, और फाइनली दिनेश का एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1। एफिशिएंसी अगर 2 है काजल का तो 60 डेज लगेंगे, जाकिर को 40 डेज लगेंगे, और दिनेश को 120 डेज। 60 40 120 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी। आई गेस 60 40 120 भी ऑप्शन में गिवन था, और 40 60 120 भी गिवन था, तो कई लोगों ने ऑप्शन ए या 40 60 120 को मार्क कर दिया होगा, तो ये गलती हुआ होगा एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 60 40 एंड 120 इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, ठीक है। Next question, 2 vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio 2:5 and 6:7 respectively. The ratio in which these two mixtures be mixed to get a new mixture containing milk and water in the ratio 4:5. क्या रेशियो होगा जिसमें मिक्स किया होगा? अल्टीमेटली क्या रेशियो चाहिए? 4:5 का रेशियो चाहिए। एलिगेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो ए में कितना है? ए में है 2:5, ये टोटल हो गया 7, तो मिल्क कितना हुआ? 2/7। बी में दिस रेशियो 6:7, टोटल 13 है, तो मिल्क कितना होगा? 6/13, और टोटल फाइनली जब दोनों को मिक्स कर दिया रेशियो इज 4:5, यानी कि आउट ऑफ 9 टोटल 9 में से मिल्क कितना है? 4 है, तो मिल्क में एलिगेशन लगा देते हैं। तो मिल्क इनिशियली इन मिक्सचर ए इज 2/7, इन मिक्सचर बी इज 6/13, और एवरेज हमारा आ रहा है 4/9। सारे केसेस में हमारा डिनोमिनेटर है डिफरेंट है, ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसको इक्वल करना है। इक्वल करके मल्टीप्लाई कर दो 7 × 13 × 9 से, 7 × 13 × 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट केस वैल्यू आ जाएगा 2 × 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 13 × 9, 13 × 9 इज 117 × 2, 117 × 2 234, 6/13, 13 × 9 × 7 करोगे 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 × 9 63 × 6 378, 4/9 मल्टीप्लाई करोगे 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 × 7 91 × 4 364, तो 378 - 64 बचेगा 14, 364 - 234 बचेगा 130, 14:130 और 7:65, दिस विल बी द आंसर। 7:65 ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या है? क्लियर है? ठीक है। इसी सेम प्रोसेस को एलिगेशन लगाने से पहले ऐसे भी लिख सकते थे कि पहले तुम लिख लेते ए बी एंड फाइनल, ए में रेशियो आ रहा है 2:5 का, बी में आ रहा है 6:7 का, और फाइनली आ रहा है सी तो नहीं, फाइनल टोटल में 4:5 आ रहा है। ए का टोटल मिक्स कितना है? 7 है, बी में है 13, एंड दिस वैल्यू इज 9। तो सबसे पहले इनको इक्वल कर लो, और इक्वल करने के लिए क्या पाओगे? 7 यूनिट है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 13 × 9 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 × 9 से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम 7 × 13 से। अकॉर्डिंगली चेंज कर लो वैल्यूज, जिस पे एलिगेशन अप्लाई करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू को चेंज कर लो। देखिए फर्स्ट मल्टीप्लाई करोगे 2 × 13 × 9 से, जो कि वैल्यू आ जाएगा 234, बी मल्टीप्लाई करो 6 × 7 × 9 से, आ जाएगा 378, और टोटल मल्टीप्लाई करो 4 × 7 × 13 से। अप्लाई एलिगेशन आफ्टरवर्ड्स। क्लियर है? तो या तो डायरेक्टली लिख लो या फिर पहले तुम उनको इक्वेट कर लो, इक्वल कर लो, उसके बाद में एलिगेशन अप्लाई कर दो, ठीक है। क्या है? क्लियर है? सेकंड मेथड ये भी हो सकता है कि मान लिया हमने x लीटर्स हमने लिया है ए मिक्सचर,
और बी हमने लिया है वाई लीटर्स, ठीक है। एक्स लीटर्स ए लिया है, बी है वाई लीटर्स। अब ए में हमारा मिल्क और वाटर कितना है, 2:5 है। तो मिल्क में एलिगेशन अगर हम लगाते हैं या मिल्क में इक्वेशन बनाते हैं तो मिल्क हमारा कितना होगा, ए के थ्रू मिल्क कितना आने वाला है 2:5 है, यानी कि 2/7 मिल्क होगा टोटल में से। तो 2/7 इंटू एक्स, दिस विल बी मिल्क फ्रॉम ए प्लस बी में कितना है 6:7, यानी 6/13 मिल्क आएगा सेकंड वाले से। 6/13 ऑफ आई, दिस विल बी मिल्क फ्रॉम बी। और टोटल मिक्सचर में कितना हो जाएगा, एक्स लीटर्स ए है, वाई लीटर्स बी है, टोटल मिक्सचर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और टोटल मिक्सचर में मिल्क कितना है 4:5 का रेशियो, यानी कि मिल्क है हमारा 4/9, दिस विल बी इक्वल टू 4/9 टाइम्स एक्स वाई। अब इस इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, बात वही है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। इसको सॉल्व कर लोगे, एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 47 डिग्रीज एंड कॉस 77 डिग्रीज का सम क्या होगा। नाउ दिस इज स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी इन द सेंस कि ये फॉर्मूला तुम में से बहुत लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ही वही आंसर कर पाएंगे इसका, अदरवाइज एस्टिमेशन करके तुम थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक है। द फॉर्मूला इज बेसिकली कि साइन सी प्लस साइन डी, जो स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी कैन यूज, या फिर कॉस में कन्वर्ट करके कॉस का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो अगर हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें, कॉस 77 क्या हो जाएगा, कॉस एंड साइन का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉस 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो cos 77 can be written as cos 90 minus 13. So this becomes equal to sin 13, ठीक है। तो sin 47 प्लस sin 13 बन गया है। Now this becomes equal to 2 times sin of 47 plus 13 by 2 into cos of 47 minus 13 by 2. Okay. So this becomes 2 times sin 30 cos 17. Sin 30 is 1/2, so this is 2 into 1/2 into cos 17, which is equal to cos of 17 degrees. This will be the answer, cos 17, option C. Is this clear? ठीक है, ऑप्शन अगर cos 17 ऑप्शन में नहीं गिवन होता तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन ऑफ, क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 73 डिग्रीज, बिकॉज बोथ विल बी इक्वल, cos 17 और sin 73 दोनों बराबर होंगे, है कि नहीं। तो sin 73 भी आंसर में ऑप्शन में हो सकता था अगर cos 17 नहीं होता तो तुमने cos 17 निकाला, अल्टीमेटली sin 73 को मार्क करते। क्या ये क्लियर है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो जाता। अब अप्रोक्सीमेशन से कैसे क्वेश्चन कर सकते थे वो भी समझ लेते हैं। देखो, वैल्यूज ऑफ साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्या वैल्यूज आता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 एंड 90 डिग्री 1। और कॉस में यही चीज़ है, बिल्कुल पलट जाता है, 0 डिग्री 1 है, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2 सेम, एंड 60 डिग्री हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1/2 एंड दिस विल बी 0, 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 0। अब हमें पूछा है साइन 47 डिग्रीज विच विल बी अप्रोक्सीमेटली क्लोजर टू साइन 47, ऑलमोस्ट हमारा साइन 45 के बराबर की वैल्यू होगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हो इसको 1/√2, 1/√2 इज 1/1.414, यानी कि रफली 5/7 है, 1/1.4 यानी कि 10/14, 5/7 के आसपास है, ठीक है। कितना वैल्यू आ जाएगा, रफली 0.7, ठीक है, 0.714। ओके, दिस विल बी वैल्यू ऑफ साइन 47, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, और थोड़ा सा इससे बड़ा ही वैल्यू आएगा, स्लाइटली बड़ा, बहुत थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आएगा। क्या क्लियर है, बिकॉज साइन 45 से थोड़ा सा ज्यादा है, साइन हमारा इंक्रीज करता है लगातार 0 से 90 तक, और कॉस लगातार डिक्रीज करता है। तो अगर कॉस 47 होता तो छोटा होता 0.714 से, यानी कि 0.7 होता है और थोड़ा छोटा वैल्यू होता है, बट साइन वाला वैल्यू थोड़ा सा लार्जर होगा, ठीक है। अब कॉस 77 की बात करते हैं, कॉस 77 कहां से कहां के बीच में आ रहा है, 60 से 90 के बीच में आ रहा है, तो 1/2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। 1/2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, रफली मान सकते हैं इसको, मान लिया 1/4, बट एग्जैक्टली एस्टिमेट तो देखो नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा कि 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा, ये हम फॉर श्योर नहीं कह सकते, ठीक है। ये हम फॉर श्योर नहीं कह सकते यहाँ से डेफिनेटली, बट रफली 1/4 के आसपास की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर 1/4 वैल्यू आ गया, यानी 0.25 वैल्यू आ गया, सो रफली दोनों का सम कितना आ रहा है, 0.96 के आसपास की वैल्यू आ रही है, विच इज लेसर देन 1। दो अगेन एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते लेस देन 1 होगा, 1 से थोड़ा सा बहुत स्लाइटली बड़ा भी हो सकता था, ठीक है। सो फॉर श्योर नहीं कह सकते, बट एस्टिमेट करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर श्योर cos 124 वैल्यू क्या आएगा, दिस विल बी नेगेटिव,
cos 24 तो लेस देन 0 आएगा, तो ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, cos 17 क्या है, ये 1 के आसपास की वैल्यू आएगी, cos 17 विल बी बिटवीन दीज टू वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारी 1 के आसपास की वैल्यू आएगी, दिस कैन बी पॉसिबल आंसर। tan 77 क्या होगा, tan 45, tan क्या होता है sin बाई cos, tan 45 आ जाएगा 1, tan 45 के ऊपर वैल्यूज होती हैं ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो tan 47 ग्रेटर देन 1 आ रहा है और tan 77 तो डेफिनेटली √3 से भी बड़ा वैल्यू आ रहा है, सो दिस विल बी मच लार्जर, tan 77 भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा ए और सी में से कोई एक होगा। नाउ द चांसेस आर कि ऑप्शन हमारा जो अभी हमने एस्टिमेशन किया उसके हिसाब से लेस देन 1 आ रहा है, सी शुड बी द आंसर। इसलिए भी आंसर सी हो सकता है बिकॉज अल्टीमेटली साइन और कॉस को ऐड कर रहे हैं, तो tan थोड़ी वैल्यू आएगा आंसर में, आंसर तो साइन या कॉस में ही आएगा, दैट इज वाई सी शुड बी द आंसर। एस्टिमेशन से भी इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे, चांस ले सकते थे। ठीक है, बट प्रॉपर सॉल्यूशन पता हो तो बेटर है, और कई बार एस्टिमेशन से 100% एक्यूरेट आंसर भी मिल जाता है, बट सारी वैल्यूज पता होंगी तभी ये कर पाओगे। Isn't it so? क्या ही क्लियर है? ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द 20 क्वेश्चंस दैट वी डिस्कस्ड इन दिस सेशन, एंड आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा और सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। कमेंट करके मेंशन करना, हाँ डेफिनेटली दिस स्लॉट वाज डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ कि क्वेश्चंस लेंदी थे, टाइम टेकिंग थे, कई क्वेश्चंस फंसाने वाले थे, और बट दैट्स हाउ इट इज, जो है सो है, तुम्हारे सामने है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लो और फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट स्लॉट में बढ़िया करना। अगर तुम्हारा 3rd स्लॉट में एग्जाम है और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है तुम्हारा, तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट्स कि सेशन तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया, सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, एंड तुम्हारे लिए इतना एफर्ट किया है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। ठीक है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल, एंड यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT, और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल, व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।